चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ गैमेट, यही ना हेडिंग डाले थे आप लोग, टाइप ऑफ गैमेट, गैमेट्स यानी कि युग्मकों के प्रकार, युग्मकों के प्रकार। अच्छा, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं ये सब बता दिया गया था, बताया गया था कि गैमेट 3 प्रकार के होते हैं, यानी ये बात हम लिखवाए थे आप लोगों को, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैमेट, यानी कि युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया था युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। तो युग्मक 3 प्रकार के कौन कौन, नाम लिखवा दिए थे इसका, आइसोगैमस, आइसोगैमस के बारे में बताया गया था। आइसोगैमस को हिंदी में कहा जाता है समयुग्मकी। अच्छा, इसमें हम आप लोग को स्ट्रक्चर भी इसका बताए हुए थे, अब बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ गैमेट में पढ़ रहे थे, हम लिखने का समय आप लोग को अलग से देंगे, पहले जब समझाया जाएगा तब अच्छा है समझिए, ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। ये देखिए, हर क्लास में ये सोचना चाहिए कि जब भी क्लास से हम बाहर निकले तो जितना पढ़ाया गया उतना पूछ लीजिए, हम पूरा बताने के लिए तैयार है। तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। मान लीजिए कि 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटा अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, उसके बाद अब बाहर जितना मस्ती करना है मस्ती भी करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप क्लास में पूरा याद करके रेडी रखे हैं। अच्छा, रूम पे भी आप जाइएगा ना तो रिवीजन करने में भी आपका सहूलियत रहेगा, बड़ी आसानी से आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ तो आपका रिवीजन करने में, क्योंकि क्लास में जो बढ़िया से पढ़ लिया, कंसंट्रेट होकर पढ़ लिया, उसके लिए रूम पर रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है। रूम पे सीधे जाइए, जाकर आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालिए, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, यही तरीका होना चाहिए। देखिए, हम लोग जैसे कोई बहुत टॉपर स्टूडेंट तो नहीं थे अपने ज़माने में, लेकिन जब एलन में गए, यहाँ गोल इंस्टीट्यूट में बुधा कॉलोनी आराधना बिल्डिंग है, कहीं पता होगा आप लोग को, उसमें पढ़े हुए थे 11-12, वहाँ से जब फाइनल किए तो उसके बाद एलन गए। तो हम तो यहाँ के टॉपर लगभग थे ही, अपने आप को लगता था कि हम टॉपर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई बड़ी मछली सा भी हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ था। नदी में हम लोग तैर रहे थे, लग रहा था कि यहाँ के बहुत बड़े तैराक हैं, जब वहाँ गए पता चला समुद्र है, और वहाँ एक से बड़े बड़े वहाँ मछलियाँ हैं। तब एलन में जाने के बाद भाई वहाँ तो समझिए कि अलग अलग जगह के बच्चे पहुँचते हैं। जब हम लोग को क्वेश्चन, जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते थे, टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर लोग जब टॉपिक पढ़ाता था, क्वेश्चन देता था, तो हम लोग पहले टॉपिक को घर पे जाकर पढ़ते थे, और जो टॉपर स्टूडेंट जो होता था वो सब घर पे जाकर उस नोट्स को छूता ही नहीं था, सब केवल क्वेश्चन बनाता था, क्योंकि वो सब पढ़ा था, पहले ही अपना सब कुछ तैयार करके रेडी था। हम लोग पढ़े थे पहले से, खाली नोट्स बना के रखे थे। तो यही अंतर होता है बाबू। अभी आप देखिए, अगर कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे हैं तो खाली नोट से ना बनेगा, उसके बाद अगर आप रिपीटर हो रहे हैं, अगर रिपीट कर रहे हैं दूसरे साल फिर से नीट की तैयारी के लिए, तो पता चलेगा कि अब दूसरे साल भी वही चीज़ वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो तो पहले ही से सब पढ़ के रेडी रहता था, दूसरा साल केवल क्वेश्चन बनाता था। हम लोग इधर नोट्स पढ़ते थे, और वो सब उतना समय में 5-6 को क्वेश्चन बना के बैठा हुआ है, तो वो तो कभी भी आगे रहेगा। और हम लोग को ज़्यादा शौकीन में समय बर्बाद होता था, वो सब समझिए कि एकदम से लगता था टेढ़ा मेढ़ा तकिया में से निकाल के शॉर्ट पहन के आया हुआ है, आए अभी उसके पास औकात हम लोग से कई गुना ज़्यादा हो गया होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी समय का सही पहचान करिए। जितने 1.5 घंटा आप टाइम अगर बैच में दे रहे हैं, तो इतना कंफर्म आज अभी कसम खा लीजिए बैच में घुसते हैं कि जितना पढ़ाइएगा सब याद करके यहाँ से जाएंगे। कोई हमसे पूछे और लास्ट में हम आप ही से पूछेंगे इसमें से कितने लोगों को याद हो गया, तो उसमें हाथ आपका उठना चाहिए। नहीं भी अगर याद हुआ है तो भी हाथ हमेशा उठा के रखिएगा। कौन सारे लोग से पूछने जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो अपना हमेशा हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला कॉन्फिडेंस से देख के बेहोश हो जाए। ठीक है, अब आइए टाइप ऑफ गैमेट में, यानी युग्मकों के प्रकार में, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। यानी कि कल कितने लोग नहीं आए थे, हाथ उठाइए तो। अच्छा, इतने लोग नहीं आए हुए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बातें समझ में आ जाएगा। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे है, लास्ट में हमसे ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कल वाला ही लेक्चर है यूट्यूब पे,
आप एक बार रुक के हमसे ले लीजिएगा, लेक्चर अपलोड हो चुका है। अच्छा इधर आइए, जैसे सबसे पहले आइसोगैमस का मतलब होता है समयुग्मकी। अच्छा ये वीडियो हमेशा नहीं मिलेगा, इसी चैप्टर तक मिल रहा है, सही ना कि हमेशा आप अपसेंटे मारिए। समयुग्मकी का मतलब होता है सर जब नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मान लीजिए कि एक मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बड़ा छोटा अगर दिख रहा होगा तो भी समझना है कि बराबर है, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। ये दोनों बराबर है। अच्छा एक को बोलते हैं हम लोग मेल गैमेट, कल बताए थे, ये ऊपर की ओर टिकी उठा हुआ रहेगा तो मेल, और इसको कहेंगे गैमीट, यानी मेल गैमीट मतलब नर युग्मक, नर युग्मक। अच्छा दूसरा इसमें जो आप देख रहे हैं ये है फीमेल, चोटी बंधा हुआ है तो फीमेल समझना है, ये फीमेल का सूचित करने का सिंबल है बायोलॉजी में। फीमेल गैमीट को हिंदी में कहते हैं मादा युग्मक। अच्छा यहाँ देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों शेप में भी समान है और साइज में भी समान है। इनका आकार, शेप और साइज आप लोग समझते हैं, बहुत बच्चे को तो ये मालूम है शेप और साइज दोनों एक ही होता है। देखिए बहुत अंतर है, ये त्रिभुजाकार हुआ तो यानी दोनों का आकार समान है, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, यानी आकार समान है, लेकिन साइज अलग अलग है, एक बड़ा है और एक साइज में छोटा है। अच्छा अब ये जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ, ये दोनों का स्क्वायर है, वर्ग है, स्टूल लेते आइए, तो ये दोनों का क्या है, आकार समान है लेकिन साइज अलग अलग है। अच्छा उसी तरह मान लीजिए कि अगर हम लोग इस दोनों को कंपेयर करें तो सर ना तो इसका आकार समान है और ना ही साइज समान है, सॉरी शेप समान है और ना ही साइज समान है। ये बात समझ में आया? तो शेप भी इसका समान नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये दोनों का तो समझिए दोनों का दोनों समान नहीं है, तो आकार में भी समान नहीं है और परिमाण यानी साइज में भी समान नहीं है। इसी तरह से शेप और साइज को हम लोग समझते हैं। अच्छा यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ शेप और साइज, आकार, आकार दोनों का एक ही जैसा है और साइज भी दोनों का एक समान है, तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर इन शेप एंड साइज। सिमिलर मतलब होता है समान, यानी इसका मतलब हो गया आकार और परिमाण में समान, आकार और परिमाण में समान। तो यानी कि हम लोग इसको भाषा में अब कैसे लिखा जाएगा, कल हम भाषा नहीं लिखवाए थे, आप लोग केवल फ्लो चार्ट बनवाकर समझाए थे, और जो लोग कल के क्लास में आए हो उनको पूरा डिफिनेशन याद हो गया होगा, कल बताया गया था ना। घर पे जाकर कोशिश करिए 10 मिनट खाली रिवीजन करके एक बार पेज पलट लीजिए, उससे ज़्यादा समय मत दीजिए रिवीजन में, नहीं तो सोचिए आप फिजिक्स पढ़ते हैं 2 घंटा, केमिस्ट्री पढ़ते हैं 2 घंटा, बायोलॉजी 2 घंटा पढ़ते हैं, घर पे जाकर 2-2 घंटा का पहले नोट्स बनाते हैं। वैसे भी अगर आदत है तो उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे का भी आदत है यहाँ करता है रफ और घर पे जाके फिर फेयर, तब पता चला कि लिखते पढ़ते क्लास और रूम दोनों बराबर हो जाता है, उसको सेल्फ स्टडी करने का समय नहीं मिलता है, फिर भी वो पढ़ते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्लासों में छापे या जाके घरों पे छापते हैं तो फिर फायदा कुछ होगा? तो वैसा नहीं करिए, यहीं पे नोट्स बनाइए, भले थोड़ा समय लगेगा, नोट्स गंदा हो जाए चलेगा, समय तो बदलेगा ना, समय आपका बचत हो जाएगा, तो घर पे जाकर वहाँ पे नहीं तो सेमे समय रहेगा, क्लास में का वही समय, रूम पर भी वही समय, समय में बदलावे नहीं होगा आपके, जिंदगी भर छापते रहिएगा। जानते हैं ये क्या हाल होता है, इस बार के बच्चा से आप एक्सपीरियंस लीजिएगा, वो सब कुछ सही बताएगा। कल बात ये हम किए हुए थे इस पे चर्चा, आप अगर मान लीजिए कि रोज छाप रहे हैं, पूरे साल बच्चा यही काम कर रहा है, छापा छापी कर रहा है, क्लास में भी छापा, रूम पर भी जाकर छापा, और उसके बाद एग्जाम का जब टाइम होता है तो 3 महीना 2 महीना 3 महीना जब बचा रहता है तो पूरा छापा हुआ फेंक देता है, अब मांगता है मास्टर जी लोग से नोट्स दीजिए ना, गेस, गेस में पढ़ के तब एग्जाम देने चला जाता है। गेस में क्वेश्चन अगर है रोग कारक क्या है, जीके मिश्रा सर अपने गेस में दिए थे रोग कारक क्या है, ये तो है, लेकिन ये बतवा वहां नहीं लिखे थे कि किन्हीं 2 रोग कारक का नाम लिखिए,
अब बताइए, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसको आज तक याद नहीं है। एक बच्चा हमको फोन करके बोला कि सर कि आप गेस में ये तो है कि रोग कारक क्या है, क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उसमें 2 रोग कारक का नाम आप सर बगल में नहीं लिखा है। बोले लेढ़ा, पूरा 8वां चैप्टर में खाली बीमारी का नाम है। आप लोग एनसीईआरटी हो तो देखिएगा ना, अभी नया बुक में 7वां चैप्टर हो गया, खाली ये बीमारी का नाम है। प्लाज्मोडियम लिख दिया होता, उसके कारण मलेरिया होता है। साल्मोनेला टाइफी लिख दिया होता, उसके कारण टाइफाइड होता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिख दिया होता, उसके कारण न्यूमोनिया होता है। अच्छा, उसके बाद HIV लिख दिया होता, उसके कारण एड्स होता है। HBV लिख दिया होता, ये हेमोफिली, ये क्या बोलते हैं, एक सिकल सेल एनीमिया के लिए लिख दिया होता कि ये जेनेटिक आनुवांशिक बीमारी है। किसी भी तरह का अगर बीमारी का उसमें पूरा समझिए कि आपका 7वां चैप्टर जो है खाली मनुष्य में होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ना है। और बच्चा को 2 बीमारी का नाम याद नहीं आया, खाली लिख के आ गया था, जो जीके मिश्रा गेस में दिए थे वही लिखा है। तो बताइए वो बच्चा क्या करेगा भाई? लास्ट का 2 महीना पढ़ा तो मास्टरों को बदनाम कर देगा, समझ रहे? तो इसी तरह से आप लोग को पहले ही बोल रहे हैं कि हाँ, अभी जितना पढ़ाया जरा याद करते चलिए, साथ ही साथ घर पे समय बर्बाद नहीं करिए नोट्स छापने में। चलिए इसको कैसे लिखिएगा बोलिए तो। व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ आर सिमिलर इन, और उसके बाद ये उतार दीजिएगा, सिमिलर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड आइसोगेमस। हिंदी में कैसे बोलिएगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों, हम लोग इसमें लिखेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में समान हो, आकार और परिमाण, यहां जोड़ दिया जाए दोनों, आकार और परिमाण दोनों में समान हो तो उसे समयुग्मकी कहा जाता है, समयुग्मकी कहा जाता है। चलिए अब जिनका भी छूटा हुआ है यहां से एक बार नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ गैमेट से हेडिंग डाल दीजिए जिनका छूटा हुआ है। हाँ सर, हाँ, नहीं नहीं होता है तो सबके नहीं होता है। अरे सुनिए, इसमें दोनों ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों चलनशील होते हैं। ये एग्जाम्पल अलग आएगा यहाँ। आप जो कह रहे हैं ना वो मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य में जो मेल गैमेट होता है उसमें फ्लेजिला पाया जाता है। फ्लेजिला आप लोग समझ रहे हैं? ये पूंछ के जैसा जो संरचना दिख रहा है, पूंछ के जैसा जो संरचना दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेजिला, और फ्लेजिला का हिंदी होता है कशाभिका। तो यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में है, ये दोनों चलनशील होंगे। यहाँ एग्जाम्पल अलग होगा। यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, यहाँ एग्जाम्पल अलग हो जाएगा। इसको उतारिए तो अब आइसोगेमस पहला वाला नोट करिए।
अगर कोई पूछता है समयुग्मकी क्या है तो क्या बोलिएगा? सर जब नर युग्मक, नाम से लग रहा है सम यानी समान, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार तथा परिमाण में समान हो तो उसे समयुग्मकी कहा जाता है। लिखने के बाद रिवीजन भी कर लीजिएगा लोग, ताकि यहीं पे याद हो जाए। अच्छा, फिगर अभी बाकी है। गैमिट, उसी को फीमेल हम लोग बोलते हैं। पूंछ के जैसा जो संरचना है उसका नाम है फ्लेजिला, FLAGELLA। मीनिंग पढ़ने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन होगा? उदाहरण में कौन कौन होगा? तो सबसे पहले एस्पाइरो गायरा, इसको हम लोग पढ़ते हैं एस्पाइरो गायरा। उसके बाद आता है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। अच्छा, उसके बाद होता है क्ले माइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग यूलोथ्रिक्स। उसके बाद क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। उसके बाद क्ले माइडोमोनास, क्ले माइडोमोनास। तो इस तरह से ये हो गया स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, इसमें ये जो होता है स्पाइरोगाइरा, ये क्या होगा? नॉन फ्लेजलेटेड। नॉन फ्लेजलेटेड का हिंदी होता है अकशाभिकीय। और अकशाभिकीय हम लोग वैसे जीव को कहते हैं जिसमें कशाभिका नहीं हो, मतलब ये पूंछ के जैसा संरचना जिसमें नहीं होगा, उस जीव को अकशाभिकीय कहा जाता है। अच्छा, अकशाभिकीय जो होता है वो चलनशील होता है कि अचलनशील? अचलनशील होता है, यानी ये हो जाएगा नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? अचलनशील, यानी कि ये जीव नहीं चल सकते हैं। तो जिसमें पूंछ होगा वो चलेंगे, जिसमें नहीं होगा वो नहीं चलेंगे। अच्छा, बाकी ये तीनों के बारे में, ये जो तीनों है ये तीनों के तीनों फ्लेजिलेटेड है, FLAGELLATED। फ्लेजिलेटेड को हिंदी में कहते हैं कशाभिकीय। कशाभिकीय का मतलब हुआ जिसमें कशाभिका पाया जाएगा, उस जीव को हम फ्लेजिलेटेड कहते हैं। अच्छा, जिसमें फ्लेजेला होता है वो मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल? सर ये मोटाइल होगा। मोटाइल को हिंदी में कहा जाता है चलनशील। चलनशील यानी कि ये चलने वाला होता है, चलनशील होता है। बस एग्जाम्पल उतार लीजिए। यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। अच्छा, ये सब का हिंदी नहीं होता है,
मैंने शुद्ध हिंदी मत पूछिएगा लोग, जैसे स्पाइरोगाइरा नाम है उसका, स्पाइरोगाइरा नमोए है, तो इसलिए उसका शुद्ध हिंदी नहीं होगा। इस बार के पेपर में आप लोग देखे ही हैं, बहुत इंग्लिश नाम को शुद्ध हिंदी में करके दिया है, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी शब्द नहीं लिखा है। देखे थे, जैसे रेप्लिकेशन को रेप्लिकेशने लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी जो होना चाहिए, अनुलेखन, ये सब नहीं लिखा। अच्छा होता रहिए। हो गया, फेस लिखिएगा लोगों को, अब छोड़ रहे हैं। हेलो, नॉन फ्लैजेलेटेड में देखिए क्या लिख रहे हैं, NON है, आप NO खाली लिखे हैं। फ्रेश लिखा करिए, फ्रेश लिखिएगा लोग, तब याद होगा सही से। हो गया, चलिए हटा दिया जाए इसे। चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, अब सेकंड नंबर पॉइंट लिख कर एरो दीजिए। असमयुग्मकी लिखकर हेडिंग डालिए, दूसरा नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट, आइसोगैमस हो गया। अब दूसरा है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब होता है असमयुग्मकी। बात नहीं करिए। अच्छा, असमयुग्मकी में कैसे लिखिएगा, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लिया जाए एक बार। अच्छा, इसमें सर एक संरचना बड़ा है और एक छोटा है। देख रहे हैं, एक संरचना कैसा है, बड़ा है, एक छोटा है। तो ये छोटे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा वाला है मेल गैमेट, और बड़ा वाला क्या है, फीमेल गैमेट। याद रखिएगा, मेल गैमेट छोटा होता है, नर युग्मक छोटा होता है, और मादा युग्मक बड़ी। अच्छा, तो ये फीमेल गैमेट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे नर युग्मक, और ये वाला हो गया मादा युग्मक। अच्छा बताइए, यहाँ क्या चीज के आधार पे समान है, क्या समान है जी यहाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेम इन चाहे सिमिलर इन। क्या चीज में सिमिलर है, सिमिलर इन शेप। सर इसका आकार दोनों का समान है, लेकिन अलग अलग क्या चीज में है, साइज में ये अलग अलग है। तो हम लोग बोलेंगे सर सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। यानी इसका मतलब हुआ आकार में समान,
आकार में समान परंतु परिमाण में भिन्न। चलिए इसको नोट करिए, तो जो लोग नहीं लिखे हुए हैं उतारिए इसको। और भाषा में कैसे लिखिएगा, बोलिए भाषा कैसे लिखिएगा, बोलिए तो खुद से। When male gamete and female gamete both are similar in shape but different in size are called anisogamous। हिंदी में कैसे बोलिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न हो तो उसे असम युग्मकी कहा जाता है। हो जाएगा। अच्छा तो चलिए अब इसको उतार कर तब भाषा लिखिए। when male gamete and female gamete, when male gamete and female gamete when male gamete and female gamete both are similar in shape but different in size are called anisogamous। हो जाएगा। कैसे बोलिएगा सर, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान परंतु परिमाण में भिन्न हो तो उसे उसे असमयुग्मकी यानी एनाइसोगेमस कहा जाता है। इसको नोट करिए। एग्जाम्पल इसमें एक ही है, क्ले माइडो मोनास ब्राउनी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्ले माइडो मोनास ब्राउनी। ठीक है, क्ले माइडो मोनास ब्राउनी। इंग्लिश उतार लीजिएगा तो बोलिएगा, हिंदी बोल दिया जाएगा। हिंदी बोला जाए। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान हो, हिंदी कैसे लिखिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न हो तो उसे असमयुग्मकी कहा जाता है।
जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान हो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न हो तो उसे असमयुग्मकी कहा जाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में समान हो परंतु परिमाण में भिन्न हो तो उसे असमयुग्मकी कहा जाता है। हो गया। चलिए अब इसमें तीसरा नंबर आप लोग लिखिएगा ऊगैमस। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एक तरह का शैवाल है, ठीक है, इसमें उदाहरण उतार लीजिएगा। ऊगैमस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषम युग्मकी। अच्छा, ये विषम युग्मकी आप किसको बोलिएगा सर? जब व्हेन, अच्छा जाए स्ट्रक्चर पहले इसका नहीं बना है, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। हालांकि स्ट्रक्चर तो कल बनाया ही गया, लेकिन बहुत बच्चे अब्सेंटो रहते हैं। अच्छा, यहां देखिएगा, एक को हम लोग इसमें बोलते हैं मेल गैमिट। ये पहला वाला क्या है? मेल गैमिट है। अच्छा, अब हम मेल गैमिट का हिंदी नर युग्मक नहीं लिखेंगे तो कोई तकलीफ होगा? क्योंकि अब तो आप लोग को याद हो ही गया है, मेल गैमिट मतलब नर युग्मक होता है। और ये बगल वाला जो आकार में बड़ा है ये क्या है? फीमेल गैमिट है। फीमेल गैमिट को हिंदी में क्या कहेंगे? मादा युग्मक। अच्छा, अब यहां बताइए ये क्या चीज में सेम है? सर ये ना तो शेप में समान है और ना ही साइज में समान है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंट इन शेप एंड साइज, यानी कि आकार और परिमाण में भिन्न यानी अलग अलग। ना तो ये आकार में समान होगा और ना ही ये परिमाण में समान होगा, तो उसी को हम लोग विषम युग्मकी कहेंगे। फिगर बना लीजिए और तब उसके बाद डिफिनेशन कैसे लिखिएगा बोलिए। व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज, यानी हिंदी में बोला जाएगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में भिन्न हो तो उसे विषम युग्मकी कहा जाता है। यानी इसमें भाषा हम लोग लिखेंगे व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, when male gamete and female gamete both are different in shape and size are called oogamers। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में भिन्न हो तो उसे विषम युग्मकी कहा जाता है। बस इसको उतार लीजिए। अच्छा, इसमें उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? जैसे सर मनुष्य में देख रहे हैं, इसमें फ्लेजेला है लेकिन सिर्फ मेल गैमीट में है, फीमेल गैमीट में फ्लेजेला यानी कशाभिका नहीं है। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य, जितने भी एनिमल्स हैं, जंतु। अच्छा, एक और एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा, फ्यूकस। फ्यूकस क्या है?
सर अलगी, अलगी का मतलब हुआ एक शैवाल। फ्यूकस एक तरह का शैवाल होता है। चलिए अब इसको उतार लीजिए। अब सीधे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फ्यूकस किस प्रकार का युग्मक दर्शाता है। फ्यूकस में किस प्रकार का गैमिट का कौन सा प्रकार है फ्यूकस, तो आप क्या बोलिएगा, ऊगैमस। अच्छा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एन आइसोगैमस। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो है ये एन आइसोगैमस है, और क्लेमाइडोमोनास जो है आइसोगैमस है। अच्छा उसी तरह ह्यूमन ऊगैमस है। एनसीईआरटी लाइए ना, इधर निकाले हुए तो वहीं फिगरवा निकालिए, बस वहीं। देखिए ये आपके नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बस फिगर दे देगा, अब फिगर दे देगा, आप पूछ देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी है आपके नीट का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है, तो जब समान होगा तो इसको कहेंगे हम लोग समयुग्मक यानी कि आइसोगैमस। अच्छा इसमें देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट छोटा है या फीमेल गैमेट बड़ा है, ऊगैमस, सॉरी एनाइसोगैमस और समयुग्मकी। अच्छा यहाँ देखिए मेल गैमेट ये हो गया स्पर्म, ये फीमेल गैमेट बड़ा वाला गोलाकार, यही लास्ट वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल भी देखे दिया है, फ्यूकस एक प्रकार का शैवाल जो कि विषम युग्मकी है। ठीक है लीजिएगा ये। अच्छा आप लोग का अभी टाइम सेट नहीं हुआ है जी, टाइम सेट नहीं हुआ है तो कब तक होगा, तो छूट रहा है वो तो आपका दशा हो जाएगा, इसको जल्दी कर लीजिए ना, तो वैसे ही आप लोग छोड़ते रहिएगा क्लास 10 से 12 में, तो 10 से 12 में भी छूट रहा है, पता चला ये भी छोड़ रहे हैं वो भी छोड़ रहे हैं, तो 10 से 12 में ही सेट कर लीजिए आज से, ताकि उसमें चैप्टर 2 चल रहा है, 10 से 12 में चैप्टर 1 हो गया है, सब लेक्चर का वीडियो नहीं ना मिल पाएगा। हो गया ये मनुष्य, एनिमल्स और फ्यूकस, उतार लिए क्या, हिंदी बोले, लिखेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों, जब नर युग्मक और उतरिए तो एक मिनट, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में भिन्न हो, आकार और परिमाण में भिन्न हो, तो उसे असमयुग्मकी कहा जाता है, सॉरी विषम युग्मकी, तो उसे विषम युग्मकी कहा जाता है। हो गया, चलिए तो अब हम लोग का ये टाइप ऑफ गैमिट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि युग्मक का प्रकार हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमिट। अब ये दूसरा टॉपिक है, क्योंकि अभी हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ गैमिट। तो अब हेडिंग डालिए दूसरा नंबर, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब होता है युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। अच्छा आप देखिए युग्मक का स्थानांतरण किस तरह से होता है, युग्मक के स्थानांतरण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेल गैमिट का निर्माण मेल में होता है और फीमेल गैमिट का निर्माण फीमेल में होता है, लेकिन जब तक ये ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आपस में मिलेगा कैसे। जैसे आप लोग सोचिए पानी में अगर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनमें निषेचन किस प्रकार से होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट से कैसे मिलता है, मनुष्य में मेल गैमिट फीमेल गैमिट कैसे मिलता है, या जंतुओं में पौधों में कैसे मिलता है,
तो उसके बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हुए थे फॉर्मेशन ऑफ गैमिट यानी गैमिटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो उसमें हम आपको क्या बताए थे, युग्मकों के निर्माण के प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। मेल में जो युग्मक बनता है उसको शुक्राणु कहते हैं, और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है, ये बताए थे आप लोग को। अच्छा, फीमेल में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहा जाता है यानी ऊजेनेसिस कहा जाता है। ये हम लोग का क्लियर है। अच्छा, अब इसमें पढ़ना यह है कि मेल में जो मेल गैमेट बना, फीमेल में जो फीमेल गैमेट बना, वो ट्रांसफर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे ह्यूमन का। तो युग्मकों का स्थानांतरण में सबसे पहला नंबर में इसमें आता है इन ह्यूमन। इन ह्यूमन यानी कि मनुष्य में। हम लोग पहले अब बोर्ड पे समझिएगा, अभी आप लोग कुछ मत लिखिए। मनुष्य में देखना है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे जाता है मिलने। तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहला बात कि सर अगर हम बात करें मेल का यानी नर का, तो मेल का जो गैमिट होता है, ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों ना होते हैं। तो मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक, नर युग्मक हम लोग किसको कहते हैं, स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को। नर युग्मक हम लोग शुक्राणु को कहते हैं। और फीमेल गैमिट किस, और अच्छा मेल गैमिट होता है स्पर्म। स्पर्म के बारे में आपको पता है, इसका संरचना कुछ ऐसा होता है। इसमें पाया जाता है फ्लेजेला, और जिसमें भी फ्लेजेला को हिंदी में कहते हैं कसाभिका। और आपको पता है कि जिसमें कसाभिका पाया जाता है वो क्या होते हैं, चलनशील होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब हुआ चलनशील। आइए, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद है? ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड में कैसे पूछा था, मनुष्य की कौन सी कोशिका चलनशील होती है। तो उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका। स्पर्म एगो सेल है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए स्पर्म सेल बोलते हैं। तो शुक्राणु जो है ये चलनशील होता है। उसमें बहुत बच्चा तंत्रिका कोशिका मारा हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया गया, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा इसका सही आंसर मार कर आया हो, ये भी नहीं है। ये कहना गलत है कि ना मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है सब सही बना के आया है, एकदम दूध का धुला हुआ है। भाई पढ़वे नहीं करेगा तो कहाँ से बना के आएगा, मेरे पढ़ा देने से थोड़ी होता है। अच्छा, ये पहले से भी हम कॉपी में आप लोग के एग्जाम के पहले ही ये कॉपी में कुछ बच्चों के कॉपी में ये पढ़ाया गया होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हुआ है तब हम पढ़ा रहे हैं। ये सब ऐसा टॉपिक है ना जो कि सब कोई बताया होता है, सारे टीचर बताए होते हैं। कोई टीचर नहीं है कि नहीं बताएगा, लेकिन हमें पता है कि बच्चा उसमें से भी गलती करके आएगा। और जब 70 को ऑब्जेक्टिव है, उसमें से भी बच्चा 35 को पूरा सही नहीं मार के आ सकता है, क्योंकि आदत है उसको गेस रटने का, कॉन्सेप्ट थोड़े पढ़ेगा। जो बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा वही पूरा क्वेश्चन बना सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ गैमिट में यानी कि युग्मकों के स्थानांतरण में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य में गैमिट का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मनुष्य के सर मेल में स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, सब पढ़ाए हैं। वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म के निर्माण होने के लिए शरीर को कितना टेम्परेचर चाहिए, मतलब शरीर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। उस समय टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैंने आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम। तो 37 से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए, बताए थे ना, 34.5 या 35 चाहिए। 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस जब टेस्टिस का टेम्परेचर होगा तभी टेस्टिस के द्वारा स्पर्म बनेगा। अच्छा, आपको पता है एक बार जो स्पर्म बाहर निकलता है उसमें 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। एक बार जो सीमेन बाहर निकलता है, सीमेन जो बाहर निकलता है वो स्पर्म नहीं है, वो सीमेन है यानी कि बीड़िया है, हिंदी में बीड़िया बोलते हैं। अच्छा, सीमेन में, उस सीमेन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। और जितना स्पर्म एक बार में बाहर निकला है
उस स्पर्म को फिर से बनने में 66 डेज समय लगता है। तो बहुत लोग ये सोचता है कि चलिए आज स्पर्म निकला है 10-12 को अंडा खा लेते हैं बन जाएगा, 66 डेज। इसीलिए सेव योर स्पर्म बहुत जरूरी है। शरीर का समझिए कि डाइजेशन से लेकर शरीर के मेमोरी याददाश्त क्षमता सबके लिए स्पर्म ही जिम्मेदार है। तो बीड़िया में समझिए कैल्शियम, फ्रुक्टोज, अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम अगर मान लीजिए कि जितना ज्यादा निकलेगा कैल्शियम कम हो रहा है, कैल्शियम कम होगा तो हड्डी हो जाएगा एकदम खोखला। एक लीवर का पता चलेगा, थोड़ा सा कोई मार दिया गल पे, एक चाटा अगर मारा पता चला यहाँ हड्डियां अंदर का टूट गया, समझ में आया। तो इस तरह से, तो इसीलिए स्पर्म का इतना इंपॉर्टेंस है। अब आइए शुक्राणु के बारे में तो हम लोग देख लिए। सर शुक्राणु क्या है, अगर कोई पूछ दिया शुक्राणु क्या है तो अब मत कहिएगा सर आप अपने नोट्सों में ही बात नहीं लिखवाते शुक्राणु क्या है। भाई इतना बात समझा दिए, शुक्राणु चलनशील संरचना है, उसमें फ्लैजेला पाया जाता है जिसके कारण ये चलनशील होता है, और ये एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है, और ये मोटाइल होता है, चलनशील होता है। हो जाएगा। आइए आइए, है बना हुआ है, चलिए सुनिएगा। अच्छा मेल गैमिट के बारे में हो गया, स्पर्म हुआ। अच्छा अब फीमेल गैमिट, चलिए कभी कभी पूछना भी गलत है ना। अच्छा अब सुनिए, फीमेल गैमिट का मतलब हुआ मादा युग्मक। अच्छा मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, ओभम यानी अंडाणु, या इसी को एग भी कहा जाता है। अच्छा अब सुनिए, ये क्या होता है, अंडाणु का संरचना कुछ इस तरह का होगा, यह अंडाणु है, गोलाकार संरचना होता है। अच्छा इसका लंबवत होता है, लंबाकार होता है। अच्छा इसमें जो होता है फ्लैजेला कहीं दिख रहा है, यानी पूंछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर, ये होगा नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ, अचलनशील, यानी कि ये अचलनशील होगा, चल ही नहीं सकता है ये। तो इस तरह से हम क्या देखें यहाँ कि सर नर युग्मक जो होता है ये चलनशील होता है, और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट जो होता है ये अचलनशील होता है, यानी कि नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। तो अच्छा अब देखिए, इसमें मनुष्य में तो सर एक बात तो समझ में आ गया, ठीक है फीमेल गैमिट बेचारी लंगड़ी है, पैर टूटा हुआ नहीं चल सकती है, लेकिन मेल गैमिट तो चल सकता है। तो चलिए, जो एक इसमें फीमेल गैमिट नहीं चल सकती है, लेकिन मेल गैमिट चलकर खुद फीमेल गैमिट के पास चला जाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। लेकिन बात एक नहीं समझ में आता कि पौधा में सर मेल गैमिट भी अचलनशील और फीमेल गैमिट भी अचलनशील होता है। यहाँ तो मनुष्य में एगो चल सकता है तो दूसरे के पास मिल गया, लेकिन दोनों जब नहीं चले तब कैसे मिलेगा, तो उसका सवाल अच्छा आता है, पूछा जाता है। अच्छा तो इसमें हम लोग ये बात बोल सकते हैं, एक भाषा लिख सकते हैं सर, इन ह्यूमन यानी मनुष्य में मेल गैमिट इज, बोलिए मेल गैमिट इज, मेल गैमिट स्पर्म को कहते हैं, तो स्पर्म इज मोटाइल एंड फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट किसको कहते हैं, ओवम को। अच्छा फीमेल गैमिट इज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल यानी कि मनुष्य में नर युग्मक चलनशील होता है तथा मादा युग्मक अचलनशील होता है। सो यानी इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, इसलिए दे मीट टू ईच अदर। अच्छा है, दे फ्यूज टू ईच अदर, फ्यूज मतलब जुड़ना, दे फ्यूज टू ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, दे फ्यूज टू ईच अदर अच्छा
सॉरी, इस तरफ भाषा नहीं होगा, थोड़ा भाषा में बदलाव करना होगा। हाँ, दोनों आपस में थोड़े मिल सकते हैं ऐसे, मेल गैमेट को चल के जाना पड़ेगा, तो हम लोग कर ऐसे बोल सकते हैं, सो दे फ्यूज टू ईच अदर, दे फ्यूज टू ईच अदर, भाषा इसी में जोड़ देते हैं। व्हेन स्पर्म आर अराइव्ड, अच्छा, स्पर्म्स आर रीच्ड, रीच्ड मतलब होता है पहुंचना, टू ओवम, हो जाएगा सही। अब सुनिएगा, भाषा हम लोग थोड़ा बदल दिए हैं, पिछले बैच में जो आप लोग लिखे हैं उससे थोड़ा अलग होगा। देखिए, इसका मतलब हुआ मनुष्य में, इन ह्यूमन, मेल गैमेट इज मोटाइल, मतलब मनुष्य में नर युग्मक चलनशील होता है, एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, यानी मादा युग्मक अचलनशील होता है। सो इसलिए दे फ्यूज टू ईच अदर, मतलब ये आपस में जुड़ते हैं, व्हेन, तब, जब, मतलब ये आपस में तभी जुड़ते हैं जब स्पर्म आर रीच्ड टू ओवम, यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है, रीच करता है, पहुंचता है, क्योंकि एगो इसमें चलनशील है, तो जो चलनशील है वो खुद पहुंचेगा। अच्छा, हम हिंदी बोल के लिखवा देंगे, थोड़ा सा एक बार पहले फिगर के द्वारा समझ लिया जाए इसको। अच्छा, एक बार और, इस बार एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैपेसिटेशन से क्वेश्चन पूछा था। कैपेसिटेशन का मतलब होता है शुक्राणु की क्षमता, और शुक्राणु की क्षमता, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था शुक्राणु के क्षमता को कहाँ देखा जाता है, तो बहुत बच्चा लिख दिया था वृषण में, टेस्टिस में। और सुनिएगा, ये हो गया यूटेरस का लेयर, यानी गर्भाशय का स्तर। अच्छा सुनिएगा, और फिगर यहाँ जो है कंप्लीट, पूरे 100% कंप्लीट फिगर नहीं है, लेकिन हम लोग को जितना बात समझना है उतना के लिए कंप्लीट है। सुनिए, अब देखिएगा, इसमें यहाँ एक बार में जो स्पर्म प्रवेश किया, ये स्पर्म जो है कितना होता है, 200 से 300 मिलियन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में प्रवेश करता है। शुक्राणु जब अंदर प्रवेश करेगा तो बेचारा ये क्या जानता है, भोला भाला है, ये कहीं भी घूमता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए कि जैसे मोतिहारी में पहला बार आया ये सोच के कि डॉक्टर बनेंगे, और लास्ट में गलत मास्टर मिल गया, तो लास्ट में वो जानते हैं क्या सोचता है कि इस बार बोर्ड में पास कर जाए, इतना ही काफ़ी है। सपना सोच के आएगा डॉक्टर बनने का, बाद में बोर्डे पास करते करते उसका हालत खराब हो जाता है, तो उसमें गलती है, वो पढ़वे नहीं करता है, पूरा साल घूमेगा, हर शनिवार के दिन चला जाता है घर पे पुआ खाने। हम कहेगा सब, माँ, मतलब एक बच्चा था इसके पहले बार बार हमसे कहता था, सर क्या करें, घर चले जाएं, माँ पुआ बनाई हुई है कह रही आने के लिए। मैंने यार जाओ, तुम्हारा पुआ लग रहा है कि ये तुम्हारा एग्जाम गड़बड़ न करा दे। यही हाल हुआ है इस बार, समझिए कि एग्जाम घींच घांच के पास कर रहा है, जो कि पढ़ने वाला बच्चा था वो सब, लेकिन घर पे ज़्यादा जाइएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अंडाणु का निर्माण सपोज मान लीजिए कि इस बार इस अंडाशय में हुआ है, हम आप लोग को ये बात बताए हैं, इसको ओवरी कहते हैं, ये पता है ना सब लोग को। अच्छा, ये भी बताए हुए थे कि अंडाशय दो गो होता है, एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, ये एग का निर्माण मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रत्येक 14वें दिन बनता है। तो इस बार के मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इस बार के ऋतुस्राव चक्र के 14वें दिन अगर अंडाणु का निर्माण इसमें हुआ, तो अगले बार के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडाणु का निर्माण दूसरे वाले ओवरी में होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि
एक बार में अक्सर 99.9% केस में हमेशा एक अंडाशय में एक ही अंडाणु बनता है, एक बार में एक ही अंडाणु बनता है। इन केस 0.1% कभी हो सकता है कि एक बार में दो दो अंडाशय अंडाणु का निर्माण हो गया और तब इस प्रकार से जुड़वा बच्चे का जन्म होगा। लेकिन अधिकांशतः 99.9% संभावना ये मानकर चलिए कि हमेशा एक अंडाशय में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, यानी एक ओवरी में एक ही एग बनेगा। अब जो स्पर्म इधर गया है वो तो समझिए कि उसका समय बर्बाद हो गया, वो तो अपना समय बर्बाद किया, फिर 24 घंटा से लेकर 48 घंटे के अंदर में स्पर्म फिर वापस लौटकर बाहर गिर जाता है। अच्छा, जो स्पर्म अंदर गया है, अब इसके अंदर स्पर्म में भी क्षमता होता है जिसको कैपेसिटेशन कहते हैं। तो इस बार के क्वेश्चन में पूछा हुआ था शुक्राणु की क्षमता कहाँ प्रदर्शित होता है, तो मादा जनन तंत्र में, इसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में उसमें ऑप्शन भी था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्योंकि मान लीजिए शुक्राणु का क्या क्षमता है वो कहाँ पता चलेगा, तो जहां उसको सही तरह से दिखाना है वहीं पे ना, तो उसको दिखाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अपने क्षमता को, कितना क्षमता है उसमें वो तो यहीं पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ जब ये जाएगा तो इसमें रहता है WBC की कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल WBC जो होता है ये हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। WBC का काम होता है डिफेंस लाइन को देखता है, संभालता है। मतलब समझिए कि हमारे शरीर में जितने भी कोई बाहरी अगर रोग कारक प्रवेश करते हैं तो उनको WBC ही मारता है, पकड़ता है और खा जाता है। तो उसको लगता है कि शुक्राणु बाहरी सेल है, शुक्राणु को बाहरी सेल समझकर, स्पर्म को बाहरी सेल समझकर ये WBC की कोशिका उसको खा जाती है, पकड़ लेती है। अब पकड़ लेती है, अब उसमें जो क्षमतावान होगा वो मारेगा एक तमाचा और आगे बढ़ जाएगा, हट जाने दो, हाँ, तो इस तरह से मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब वही मान लीजिए कि जो थोड़ा कमजोर हुआ वो तो समझिए उसको WBC ही पकड़ लेगा, कहाँ जा रहा है, इधर आओ ना, दबा लेगा उसको, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, इसमें और भी हम पूरा एनिमेशन वीडियो के साथ आप लोग को दिखाएंगे जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो ताकि ये स्पर्म का किस तरह से प्रवेश हो रहा है। हाँ, वहाँ टॉपिक, ये टॉपिक मेन टॉपिक इसका 3rd चैप्टर में है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो इसमें WBC की सेल रोकती है, उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो होते हैं कुछ ऐसे बनावट होते हैं यूट्रस के, जिसमें समझिए कि जिसके उतक में शुक्राणु का पूंछे फंस जाता है। और आपको पता है कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए 60% ये कोई भी व्यक्ति को 60% को भकोलोल होना चाहिए और 40% को तेज होना चाहिए, नहीं तो मार पीट हो जाएगा, सब तेज हो जाएगा। तो अगर सबको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खूब बढ़िया से आता, और सोचिए कि जिस तरह से 30 लाख बच्चे एग्जाम पेपर भर रहे हैं नीट का, और 30 लाख में से 30 लाख बच्चे भी एकदम उत्तीर्ण हो, सबका हो ही सकता है, सारे के सारे एग्जाम का सब क्वेश्चन है 720 में 720 सब बना के रेडी है, और उतना सीटें नहीं है, तो क्या होगा। अब तब तो गवर्नमेंट अपना आपको नहीं संभाल पाएगी, तब जो उसमें कंपटीशन में शामिल है वहीं आपस में संभालेगा। जो अब मजबूत होगा वो उसको उठा के फेंक देगा, अपना सीट हड़प लेगा। क्योंकि सीट है मान लीजिए 1 लाख, अब 1 लाख सीट में 25 लाख अगर फॉर्म भरा है, तो सब के सब अगर रिजल्टे दे दिया तब तो मार झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए पेपर हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि उसमें से 60% नहीं बनाए, हाँ 60% नहीं बनाए, 40% ट्राई करे तो उसमें से भी एकदम कम से कम का रिजल्ट होना चाहिए। इसीलिए ना फिजिक्स आप लोग को दिया गया है, नहीं तो फिजिक्स का तो कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर पेशेंट को आया तो डॉक्टर का जरूरी है पहले सेंटीमीटर निकाल के नापेगा, कितना लंबा है रोगी, कितना चौड़ा है, हाँ मतलब हाइट मापवाइए, वजन, अगर ये सब इतना कुछ अगर इमरजेंसी केस में देखने लगे, नहीं वजन देखा जाता है, इमरजेंसी केस में नहीं देखेगा। इमरजेंसी केस में वजन करते करते वो स्वर्ग सिधर जाएगा, तो इसलिए तुरंत देखना होता है। तो डॉक्टर को तो फिजिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए फिजिक्स दिया हुआ है ताकि वो छांटे। भीड़ बहुत है, लोग जाके उसको मारे नहीं कि तुम सीट बढ़ाओ, इसीलिए वो कंपटीशन लगा दिया। अब हम लोग बेचारा पूरा जिंदगी जो है कंपटीशन के चक्कर में गंवा रहे हैं अपना जीवन।
समझ रहे हैं? बहुत लोग तो कंपटीशन के चक्कर में नहीं निकला हुआ, अभी हम लोग के साथ का कितना भी रगड़ रहा है कोटा में या पटना में बैठ के भी तैयारी कर रहा है। वो सोच लिया है 10 वर्षीय योजना, उसके पहले कुछ ना करेंगे, 10 वर्ष चलेगा। अच्छा अभी बताइए शुक्राणु की क्षमता को कहाँ देखा जाता है? तो मादा जनन पथ में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाएगा। अच्छा अब देखिए मान लीजिए इधर जो स्पर्म आया वो वेस्ट चला गया, यहाँ स्पर्म जब आता है तो शुक्राणु तो खुद चलनशील है, तो वो चल के यहाँ तक आ गया। इसके बाद अंडाणु खुद से चलकर नहीं आ सकती, तो सर अंडाणु को कौन लेकर आएगा? अंडाणु को लेकर आने में ये होता है एक जो फिंगर लाइक उंगलीनुमा संरचना है जिसका नाम है फिम्बरी, FIMBRIAE, फिम्बरी। हिंदी में इसको झालर कहा जाता है। अच्छा झालर का आकार कैसा होता है? उंगलीनुमा, फिंगर लाइक। तो इसका काम होता है कि जैसे ही अंडाशय यानी ओवरी के अंदर अंडाणु बना उसको अपने तरफ में एकत्रित करना, कलेक्ट करना, और जैसे कलेक्ट किया अब ये अंडाणु आ गया यहाँ। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडीबुलम, इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम का मतलब हो गया, ये यहाँ आया हुआ है, इनफंडीबुलम को हिंदी में कहते हैं कीपक। इसका आकार कीप के समान होता है, यानी फनेल लाइक। कीप मतलब हुआ जैसे नीचे चौड़ा ऊपर पतला होता है। कीप देखें क्या किया जाता है, कीप से तेल एक डब्बा से दूसरे डब्बा में डाला जाता है, तेल नापा नहीं जाता है, बहुत लोग कहते हैं तेल नापा जाता है, तेल में गिर जाएगा। अच्छा तो कीप में क्या होता है, एक तरफ नीचे चौड़ा ऊपर में पतला होता है, ये इसीलिए कीप के आकार का होता है इनफंडीबुलम, और नाम भी इसका है हिंदी में कीपक। अच्छा इसके बाद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पूला। एम्पूला जहां फूला वहां एम्पूला, याद रखिएगा, यानी तुम्बिका। तुम्बिका का आकार कैसा होता है? तो फूला हुआ, वाइडर, चौड़ा, जहां फूला वहां एम्पूला, तो एम्पूला। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस, और इस्थमस को हिंदी में कहा जाता है संकीर्ण पथ। ये हो गया संकीर्ण पथ, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, यहाँ जितना भी हम लोग देखे ये पूरा नाम टोटल को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का संख्या कैगो है? 2 गो, दोनों तरफ में अंडवाहिनी है, जो कि हाथ के जैसा ऐसे निकला हुआ संरचना, 2 गो अंडवाहिनी होता है। अब पूछा जाए अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? तो फिम्बरी नहीं होता है, फिम्बरी इनफंडीबुलम का ही किनारा है। तो इनफंडीबुलम, एम्पूला और इस्थमस 3 पार्ट में बटा हुआ है ये। कौन? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। अच्छा जैसे नसबंदी का नाम सुने हैं आप लोग? तो नसबंदी जो होता है, अच्छा अब जैसे इसका नसबंदी का नाम सुने हैं आप लोग? तो फीमेल में जो नसबंदी होता है ना, उसमें इसी को काट के बांध दिया जाता है, इसी पार्ट को काट कर बांध दिया जाता है। तो जब इस पार्ट को काट कर बांध दिया जाएगा तो शुक्राणु यहाँ तक तो आएगा, अंडाणु इधरे रह जाएगा। अंडाणु भी सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता है और ये भी नहीं, और इस कारण से नसबंदी वाले अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नसबंदी कराने पर पैसों मिलता है, राजी हो तो कहिएगा लोग, ठीक है। अच्छा इसमें जो है मेल में होता है जिसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, भास्ट डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। और भी ज्यादा घबराना नहीं है, वो चीरा मारता है कहाँ? अंडकोश पर, उस पर थोड़ा सा चीरा मारेगा, उसी में से खींच लेगा किसको? भास्ट डिफरेंस को। आज शुक्रवार को काट के अब बांध देता है, 2 गो अलग अलग बांध दिया। खांसी ओसी में आप लोग देखे हैं ना, हाँ खांसी में खूब वैसेक्टोमी होता है, खांसी में। अच्छा अब सुनिएगा, अच्छा तो इस तरह से अब समझ में आ गया कि शुक्राणु चलनशील है और मादा गैमीट यानी अंडाणु अचलनशील है। ये कैसे मिले समझ में आ गया? तो सर ये अंडाणु खुद चल, अंडाणु को ले जाया जाता है, ये इनफंडीबुलम धक्का दिया एम्पूला में, और एम्पूला और इस्थमस दोनों के बीच में यहाँ पे निषेचन होता है। तो अगर कोई पूछेगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में कहाँ जुड़ते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में
आप लोग इसको अगर ऑप्शन में दिया है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, तो आप क्या मारिएगा आंसर? सर अंडवाहिनी भी मार सकते हैं, और नहीं तो कहीं दिया है एम्पुला और इस्थमस दोनों के बीच में, तो एम्पुला और इस्थमस हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? तो एम्पुला और इस्थमस के बीच में, यानी फैलोपियन ट्यूब में, और नहीं तो एम्पुला इस्थमस के बीच में। चलिए अब ऊपर से आप लोग पहले इसको एक बार नोट करिए, यहीं से ना बाकी है। चलिए ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है कि मनुष्य में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचलनशील होता है। हो गया। इसलिए मनुष्य में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचलनशील होता है, इसलिए ये आपस में तभी जुड़ते हैं, ये आपस में तभी जुड़ते हैं जब, इसलिए ये आपस में तभी जुड़ते हैं जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है। इसलिए ये आपस में तभी जुड़ते हैं जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है। ठीक है, इसलिए ये आपस में तभी जुड़ते हैं जब